प्रोग्रामिंग बेसिक्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वेरिएबल्स, एरेज, लूप्स और इफ कंडीशन के बारे में समझने वाले हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ठीक से समझने के लिए इन 4 एलिमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। यानी अगर आप इन 4 एलिमेंट्स को ठीक से समझ लेते हैं तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आसानी से काम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वेरिएबल के बारे में समझते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैल्यू को टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय का नेम स्टोर करने के लिए आप एम्प्लॉय नेम के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार एम्प्लॉय की सैलरी स्टोर करने के लिए आप एम्प्लॉय सैलरी नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल में वैल्यू को एंटर करने के लिए यानी वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप इक्वल्स टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू वरुण का मतलब है कि एम्प्लॉय नेम वेरिएबल की वैल्यू अब वरुण है। चलिए वेरिएबल्स के बारे में पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं। एक वेरिएबल में आप एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यानी अगर आपके प्रोग्राम की मेमोरी में एम्प्लॉय नेम वेरिएबल की करंट वैल्यू वरुण है और नेक्स्ट लाइन में आप एम्प्लॉय नेम वेरिएबल की वैल्यू अमित सेट करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में एम्प्लॉय नेम वेरिएबल की पुरानी वैल्यू वरुण रिमूव हो जाएगी और अमित स्टोर हो जाएगी। यानी अगर आप एम्प्लॉय नेम वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो वरुण अमित प्रिंट नहीं होगा, लेटेस्ट वैल्यू सिर्फ अमित ही प्रिंट होगी। यानी वेरिएबल में एट ए टाइम एक ही वैल्यू रहती है, यानी लेटेस्ट वैल्यू अमित रहेगी। चलिए वेरिएबल्स के बारे में पॉइंट नंबर 3 को समझते हैं। हर वेरिएबल की एक डेटा टाइप होती है जो निर्धारित करती है कि वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेरिएबल की डेटा टाइप इंटीजर, नंबर, डबल या फ्लोट है तो आप इन वेरिएबल्स में केवल नंबर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर वेरिएबल की डेटा टाइप डेट टाइम है तो आप इस वेरिएबल में सिर्फ डेट टाइम वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर वेरिएबल की डेटा टाइप बूलियन है तो आप वेरिएबल में सिर्फ ट्रू या फॉल्स को स्टोर कर सकते हैं। अगर वेरिएबल की डेटा टाइप varchar या टेक्स्ट या मेमो या कैरेक्टर है तो आप किसी भी प्रकार की वैल्यू इंक्लूडिंग स्पेशल सिंबल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। यानी वेरिएबल की डेटा टाइप निर्धारित करती है कि इस वेरिएबल में आप किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप var कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आप जैसी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करते हैं, सिस्टम इस वेरिएबल के लिए वैसी ही डेटा टाइप डिफाइन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेरिएबल के अंदर एक नंबर वैल्यू स्टोर करते हैं तो वेरिएबल की डेटा टाइप ऑटोमेटिकली नंबर हो जाती है। इसी प्रकार PHP में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप $साइन का इस्तेमाल करते हैं। PHP लैंग्वेज में भी आपको जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल की तरह डेटा टाइप सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी PHP का कंपाइलर वेरिएबल की वैल्यू के अनुसार डेटा टाइप सेट कर देता है। इसी प्रकार जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल के नाम के साथ डेटा टाइप को डिफाइन करना जरूरी है। यानी इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, डबल एम्प्लॉय सैलरी, बूलियन एम्प्लॉय एक्टिव स्टेटस इत्यादि। इन ट्यूटोरियल्स में आगे आप वेरिएबल्स को बहुत तरह से एग्जाम्पल्स के साथ समझते हुए इस्तेमाल करेंगे। चलिए वेरिएबल्स के बाद अब एरेज के बारे में समझते हैं। आपने समझा कि वेरिएबल में आप एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं तो आप एरेज का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरे को डिक्लेयर करने के तरीके भी अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, PHP लैंग्वेज में आप इस प्रकार
एरे डिफाइन कर सकते हैं। $cars equals to array, first value is Volvo, second value is BMW and third value is Toyota। यहां कार्स अब एक एरे है जिसमें 3 वैल्यूज हैं। ध्यान दें, एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, यानी अगर कार्स नाम के एरे में 3 वैल्यूज हैं तो कार्स एरे के 0th इंडेक्स की वैल्यू है वॉल्वो, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है BMW एंड सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू है टोयोटा। यानी अगर आप प्रिंट करते हैं कार्स 0 तो वैल्यू प्रिंट होगी वॉल्वो, और अगर आप प्रिंट करते हैं कार्स 1 यानी कि फर्स्ट इंडेक्स तो वैल्यू प्रिंट होगी BMW। इसी प्रकार अगर आप प्रिंट करते हैं कार्स 2 यानी कि सेकेंड इंडेक्स तो वैल्यू प्रिंट होगी टोयोटा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे को डिक्लेयर करने के लिए आप सिंटेक्स कुछ इस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां आप पहले डेटा टाइप डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग, और फिर एरे का नाम डिफाइन करते हैं कार्स, फिर इसमें वैल्यूज को स्टोर करते हैं लाइक वॉल्वो, BMW एंड टोयोटा। इसी प्रकार जावास्क्रिप्ट में एरेस को डिफाइन करने के लिए आप कुछ इस प्रकार से सिंटेक्स इस्तेमाल करते हैं var स्पेस कार्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट वैल्यू वॉल्वो कॉमा BMW सेकेंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू इज टोयोटा। इसी प्रकार VBA लैंग्वेज में एरेस को डिक्लेयर करने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं dim स्पेस कार्स, नेक्स्ट लाइन में कार्स इक्वल्स टू एरे 0th वैल्यू वॉल्वो, फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू BMW एंड सेकेंड इंडेक्स पर वैल्यू टोयोटा। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आप एरेस को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। चलिए अब लूप्स के बारे में समझते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपके प्रोग्राम में कोई भी सेम प्रकार का काम जो प्रोग्राम को बार बार करना पड़ता है उसे आप लूपिंग के साथ मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप 5 का टेबल 20 तक प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप प्रोग्राम बनाएंगे प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट 5 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट क्लोज, ये फर्स्ट लाइन में। सेकेंड लाइन में टाइप करेंगे प्रिंट 5 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज। थर्ड लाइन में प्रिंट करेंगे प्रिंट 5 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट क्लोज, एंड ये स्टेटमेंट्स आप 20 तक इसी प्रकार प्रिंट करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम एक जैसा टास्क ही रिपीटेडली कर रहा है, यानी 5 के टेबल को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से, 4 से एंड सो ऑन। यानी बिना लूपिंग का इस्तेमाल किए आपको 5 into 20 तक का टेबल मैन्युअली स्टेटमेंट्स को टाइप कर करके प्रिंट करना पड़ेगा। और अगर आपको 5 का टेबल 100 तक प्रिंट करना है तो आपको 100 स्टेटमेंट्स टाइप करने पड़ेंगी, जबकि लूप्स का इस्तेमाल करके आप मात्र 2 लाइंस में यह काम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले फॉर लूप के साथ एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर ब्रैकेट स्टार्ट num equals to 1 सेमीकोलन, num less than equals to 100 सेमीकोलन, num प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट प्रिंट 5 मल्टीप्लाई num ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब प्रोग्राम रन करने पर आपकी लूप 5 का टेबल 100 तक प्रिंट करेगी, यानी आपको 100 लाइंस टाइप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब इस फॉर लूप को ध्यान से समझें। हर लूप का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। इस लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है 1 और एंडिंग पॉइंट है 100, यानी num इक्वल्स टू 1 स्टार्टिंग पॉइंट है और num लेस देन इक्वल्स टू 100 आपका एंडिंग पॉइंट है। यहां num एक वेरिएबल है जिसका इस्तेमाल टेम्परेरी वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जा रहा है। आप num के स्थान पर वेरिएबल का नाम कोई डिफरेंट भी रख सकते हैं। यहां num प्लस प्लस का मतलब है फॉर लूप में num की वैल्यू को हर बार 1 इंक्रीज कर दो। आप num प्लस प्लस के स्थान पर num इक्वल्स टू
num+1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार जब लूप चलेगी तो num वेरिएबल की वैल्यू होगी 1 और कंडीशन चेक होगी कि क्या num की वैल्यू 100 से कम है। अगर num की वैल्यू 100 से कम है तो लूप चलेगी और प्रिंट करेगी 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 5, यानी 5 मल्टीप्लाई num की वैल्यू 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 5 प्रिंट होगा। इसके बाद num++ num की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, यानी num की वैल्यू को 2 कर देगा और नेक्स्ट टाइम कंडीशन चेक होगी कि क्या अभी भी num की वैल्यू 100 से कम है, यानी कि num लेस देन इक्वल्स टू 100। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप फिर चलेगी, यानी 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 10 और num वेरिएबल की वैल्यू num++ के साथ 3 हो जाएगी। ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक कि num की वैल्यू 100 नहीं हो जाती, यानी वह अपने एंडिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती। प्रोग्रामिंग करते हुए आप इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 5 के टेबल को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप लूप को उल्टा भी चला सकते हैं, यानी फॉर num इक्वल्स टू 100, यानी स्टार्टिंग पॉइंट अब 100 से है और कंडीशन चेक होगी कि num ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1। अब num++ के स्थान पर आप num माइनस देख सकते हैं। num माइनस के स्थान पर आप num इज इक्वल्स टू num-1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लूपिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप इत्यादि। आगे आप इसके बारे में डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। चलिए अब इफ कंडीशन के बारे में समझते हैं। इफ कंडीशन का इस्तेमाल किसी भी कंडीशन के आधार पर वैलिडेशन करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूजर नेम इक्वल्स टू वरुण, देन मैसेज बॉक्स वैलिड यूजर, एल्स मैसेज बॉक्स इनवैलिड यूजर। इस इफ कंडीशन का मतलब है कि अगर यूजर नेम वेरिएबल की वैल्यू वरुण है तो मैसेज डिस्प्ले करो वैलिड यूजर, और अगर यूजर नेम वेरिएबल की वैल्यू वरुण नहीं है तो मैसेज डिस्प्ले करो इनवैलिड यूजर। ध्यान दें, इफ कंडीशन में आपने टाइप किया यूजर नेम इक्वल्स टू वरुण, यूजर नेम इक्वल्स टू वरुण या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, यानी इफ कंडीशन या तो ट्रू रिटर्न करती है या फिर फॉल्स रिटर्न करती है। अगर तो इफ कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स में दी गई स्टेटमेंट यानी वैलिड यूजर प्रिंट हो जाता है या डिस्प्ले हो जाता है, और अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की ब्रैकेट्स में दी गई स्टेटमेंट इनवैलिड यूजर प्रिंट हो जाती है या मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आप इफ कंडीशन को एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस ट्यूटोरियल को एक दो बार फिर से देखें और प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को ठीक से समझें, क्योंकि एक बार अगर आपने इन 4 चीजों यानी वेरिएबल्स, एरेज, लूप्स एंड कंडीशंस को ठीक से समझ लिया तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आराम से सीख सकते हैं। आपके समय के लिए धन्यवाद।